हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेसन नंबर 5। नाम है पृष्ठीय रसायन, क्लास 12th पृष्ठीय रसायन। 4 मार्क्स का चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम इसका बेसिक नॉलेज लेंगे कि व्हाट इज ए सरफेस केमिस्ट्री, इंग्लिश में इसको सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। पृष्ठीय रसायन क्या होता है, इससे जुड़े हुए कुछ जो हैं शब्द यूज होंगे चैप्टर के अंदर, उन शब्दों की परिभाषाएं क्या हैं, ये सब। तो आज के वीडियो में ये सब ही पढ़ने वाले हैं अपन। वीडियो देखते रहें, कंटिन्यू, आगे स्किप ना करें। देखिए, सबसे पहले तो अपन इसी की बात कर लेते हैं कि पृष्ठीय रसायन क्या है। तो पृष्ठीय रसायन, जैसे पृष्ठ यानी कि पृष्ठ यानी सतह, किसी भी ठोस पदार्थ की सतह हो, ठीक है, या द्रव पदार्थ की सतह हो, अर्ध ठोस जिसको बोलते हैं, जेली जैसा, उसकी सतह हो। और रसायन यानी रसायन विज्ञान। तो ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पृष्ठ पर या फिर बोल दीजिए सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उस शाखा को पृष्ठीय रसायन कहा जाता है। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में हम किसी भी ठोस पदार्थ की सतह पर या पृष्ठ पर होने वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, गुणधर्म हैं, उनका अध्ययन जिस शाखा में करेंगे, उस शाखा को पृष्ठीय रसायन कहा जाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, अब हम उन शब्दों की बात करते हैं जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, जिनका हम बार बार नाम लेंगे। ये जो चैप्टर है ना, 2 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। एक है अधिशोषण और दूसरा है कोलाइडीकरण या कोलाइड। हम इस चैप्टर में इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। ये सारे दोनों, अधिशोषण का पूरा प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीजें हैं, और कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइड कण, इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में स्टडी होगी अधिशोषण की, उसके बाद में होगी कोलाइड की। तो कोलाइड की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले अधिशोषण की बात करते हैं कि अधिशोषण क्या होता है। देखिए, अगर ये कोई ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ की जो सतह है, ये ऊपरी जो सतह है, इस सतह पर कोई भी गैस या द्रव आकर बैठ जाए, उसके कण इसकी सतह पर आके बैठ जाएं, समझ रहे हो? तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। पहली चीज। दूसरा शब्द है हमारा अधिशोषक। और एक शब्द होता है अधिशोष्य। तो दोनों शब्दों का मतलब क्या है? देखिए, ये ठोस पदार्थ था जिसकी सतह पर क्या हुआ, अधिशोषण की प्रक्रिया हुई। तो जिस ठोस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, उसे तो अधिशोषक बोलते हैं। तो ये तो अधिशोषक हो गया। और जो आके इसकी सतह पर इकट्ठा हुआ है, वो हो गया अधिशोष्य। तो ये अधिशोष्य हो गया, गैस या द्रव। ठीक है, क्लियर? एक शब्द है हमारा सक्रिय केंद्र। तो सक्रिय केंद्र क्या होता है? देखिए, सक्रिय केंद्र का मतलब है कि इस पदार्थ अधिशोषक की सतह पर कुछ मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। जैसे ये मुक्त संयोजकताएं हैं इसकी सतह पर, जहां पे आके ये गैस और द्रव जो है जुड़ेंगी।
तो इन मुक्त संयोजकताओं को सक्रिय केंद्र कहा जाता है। क्लियर? एक शब्द है हमारा स्थूल। स्थूल जो अधिशोषक है उसका जो आंतरिक भाग है ये स्थूल कहलाता है। आंतरिक भाग, ये अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं स्थूल। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है। नेक्स्ट अपन सब जो बात कर रहे हैं वो है विशोषण। विशोषण देखिए, इस ठोस पदार्थ की सतह पर गैस और द्रव के कण जो हैं आके इकट्ठा हुए, इस प्रक्रिया को अधिशोषण बोलते हैं। और इन कणों को अगर हम यहां से हटा दें किसी भी प्रक्रिया द्वारा, इन कणों को वापस यहां से हटा दें तो वो प्रक्रिया कहलाती है विशोषण। यानी अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य का हटाना विशोषण कहलाता है। ठीक है? और एक होता है शोषण। क्या होता है? शोषण। शोषण में क्या है? देखो, ये जो प्रक्रिया है आपने देखा सतह पर होने वाली है, और शोषण में क्या होता है कि ये कोई पदार्थ है और कोई अन्य पदार्थ आकर इसके आंतरिक भाग में वितरित हो जाए अंदर तक, तो उसे शोषण बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा एक स्पंज होता है, या ईंट मान लीजिए, मकान बनाने की जो ईंट होती है उसके ऊपर अपन अगर पानी डालते हैं, सूखी ईंट पे पानी डालेंगे तो पानी अंदर तक पहुंच जाता है, अंदर तक फैल जाता है। एक स्पंज होता है जो गद्दे के अंदर यूज होता है, उसको ऊपर पानी डालते हैं तो पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये अंदर पानी वितरित हो गया एक तरह से। तो पदार्थ अगर अंदर वितरित हो जाता है तो इसको बोलते हैं शोषण। ठीक है ना? स्थूल भाग के अंदर वितरित होता है तो शोषण कहलाता है, और सतह पर होता है तो अधिशोषण कहलाता है। तो हम इसको एक डायग्राम से इन तीनों शब्दों को समझ लेते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बना के इन तीनों शब्दों को समझ लेते हैं। वैसे तो इनकी परिभाषा मैंने आपको समझा दी, समझ में आ गया होगा, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। ये अधिशोषक है, ये कोई पदार्थ है, और ये भी एक पदार्थ है। अगर इस पदार्थ की सतह पे ही अन्य पदार्थ आके जमा हो रहा है, चाहे वो रासायनिक आबंध बना रहा हो, चाहे वो भौतिक बल द्वारा इस पे जुड़ा हुआ हो, तब तो ये कहलाती है अधिशोषण। अधिशोषण। ठीक है? और अगर आंतरिक भाग में पदार्थ आ गया है, आंतरिक स्थूल भाग के अंदर जो है पदार्थ फैल गया है, वितरित हुआ है, तब ये प्रक्रिया कहलाएगी अवशोषण। ठीक है? और अगर मान लीजिए किसी पदार्थ के अंदर अधिशोषण भी हो रहा है और अवशोषण भी हो रहा है, पहले मान लीजिए अधिशोषण हो गया, सतह पे आ गया कण, और सतह के बाद ये पदार्थ के कण जो है उसके आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाएं। जब ये आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाएंगे तो ये अवशोषण हो गया, सतह पर है तो अधिशोषण, तो दोनों ही प्रक्रिया हो जाए तब इसको बोलते हैं हम शोषण। इसको शोषण बोला जाता है। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। इन तीनों के एग्जाम्पल्स एक साथ में बता देता हूं यहीं पे। इसका एग्जाम्पल है जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल, ये क्या करती है? जल यानी कि नमी, हवा के अंदर जो नमी होती है उसका अधिशोषण कर लेती है। अधिशोषण कर लेती है। सिलिका जेल हवा के अंदर जो नमी होती है उसका अधिशोषण कर लेती है। और अवशोषण की अगर बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो नमी को अवशोषण कर लेता है। नमी का क्या कर लेता है? ये अवशोषण। अवशोषण यानी कैल्शियम क्लोराइड के अंदर नमी अंदर तक प्रवेश करती है पूरे भाग में। सर्दी
बारिश के दिन में जब नमक का डब्बा अपन खुला छोड़ देते तो नमी, हवा की नमी जो है नमक उसका अवशोषण कर लेता है नमी को और पूरा गीला हो जाता है। तो ये वही प्रोसेस है। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, लवण है, ये नमी का अवशोषण कर लेता है, पूरी नमी में ये पूरा गीला गीला हो जाता है, पूरा गीला हो जाता है। जबकि ये सिलिका जेल है केवल अपनी सतह पर ही नमी का अधिधारण करती है। और शोषण की अगर बात करें तो ये पैलेडियम धातु है, एक पैलेडियम, ठीक है। ये पैलेडियम धातु क्या करती है, पहले तो हाइड्रोजन जो गैस है, इस हाइड्रोजन गैस का क्या करेगी, अधिशोषण करेगी। पहले तो शुरू के अंदर तो यहाँ पे सतह पे आके हाइड्रोजन गैस बैठेगी, उसके बाद में ये हाइड्रोजन गैस आंतरिक भाग तक प्रवेश कर जाती है, धीरे धीरे अंदर भी पहुंच जाती है। तो यहाँ पे शोषण हो गया, अधिशोषण भी हो रहा है, अवशोषण भी हो रहा है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अधिशोषण के उदाहरणों की बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर में यही चलने वाला है। तो अधिशोषण का एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं तो वो ये है, प्लेटिनम जो धातु है ये हाइड्रोजन का अधिशोषण करती है। तो प्लेटिनम तो क्या हो गया, अधिशोषक हो गया। अब बार बार आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अधिशोषक क्या है, कि आपको पता है जिसकी सतह पे पदार्थ आके इकट्ठा होगा। और H2 क्या हो गया, अधिशोष्य हो गया। मतलब अधिशोष्य जो पदार्थ आ रहा है इकट्ठा होने के लिए वो अधिशोष्य हो गया, ठीक है। इसके अलावा और एग्जाम्पल है मैथिलीन, मैथिलीन ब्लू। तो मैथिलीन जो ब्लू है, मैथिलीन ब्लू एक रंजक है कलर। इसको अगर हम जंतु चारकोल से, ये जंतु चारकोल है, जंतु चारकोल, ठीक है, अगर इसके विलयन के अंदर ये जंतु चारकोल डाल दें तो ये जंतु चारकोल क्या करता है, इस मैथिलीन ब्लू के कणों को अपनी सतह पर अधिधारण कर लेता है, जिसके कारण से विलयन में से सारे जो कलर के कण हैं वो जंतु चारकोल की सतह पे आ जाते हैं और विलयन क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे अपने और अधिशोषण के। अब मैं बताने वाला हूं कि अधिशोषण के प्रकार क्या है, कौन कौन से प्रकार हैं अधिशोषण के। तो अगर इसके प्रकारों की हम बात करें तो वैसे तो देखिए अधिशोषण को हम 2-4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है मात्रा के बेस पे, सांद्रता के बेस पे है, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण होता है। एक तो होता है आपका क्या, धनात्मक व ऋणात्मक अधिशोषण, अधिशोषण। और दूसरा होता है जो कि बलों के आधार पर है, लगने वाले बलों के आधार पर है, प्रक्रिया के आधार पर है। ये है भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो देखिए हम ये भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की बात बाद में करेंगे। अभी हम केवल धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण की बात करने वाले हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण के लिए देखिए क्या होता है। ये हमें एक ही लाइन में इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ये अधिशोषक है, अधिशोषक है, ठीक है। और ये आपका इकट्ठा जो हुआ, यहाँ पे मैं इसको रेड पेन से शो कर देता हूं। ये इकट्ठा जो हुआ है आके सतह पे, ये क्या है, अधिशोष्य, अधिशोष्य है ये, ठीक है, ये अधिशोषक है। अब क्या है, अगर मान लीजिए इस अधिशोषक के जो कण हैं, इसके अंदर कण जो है, आंतरिक भाग, ये स्थूल भाग जिसको बोलते हैं, इसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता से, यहां पे जो कण है इनकी सांद्रता से क्या हो, कम हो। यानी ये सांद्रता अधिक हो और ये सांद्रता कम हो। मतलब ऐसे अधिशोष्य
की सांद्रता ज्यादा हो, किससे? अधिशोषक से। यूं कह सकते हैं कि सतह पर सांद्रता ज्यादा है स्थूल भाग की अपेक्षा। ठीक है, तब तो बोलते हैं इसको धनात्मक अधिशोषण, ज्यादा है धनात्मक अधिशोषण। और अगर साइन यूं है, मतलब अधिशोष्य यानी सतह पर कम है सांद्रता और अधिशोषक स्थूल भाग में क्या हो? ज्यादा हो। यहां पे ज्यादा हो, यहां पे कम हो, तब ये कहलाएगा ऋणात्मक अधिशोषण। आ गया बात समझ में? अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। चलो तो एग्जाम्पल में देखिए क्या लेते हैं अपन। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने ये ले लिया यहाँ पे अधिशोषक। ठीक है, ये चारकोल है, चारकोल, रक्त चारकोल, और इसकी सतह पर एक कोई अन्य पदार्थ आके अधिधारण हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, जिसका नाम है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब अगर मैं सांद्र KCl लूं, यानी कि इसको किस में लूं? सांद्र लूं, इसकी मात्रा क्या है? अभी इसका विलयन जो है सांद्र है, सांद्र विलयन है, यानी KCl विलयन के अंदर जो है KCl के जो कण है बहुत ज्यादा है, और वो सांद्र विलयन आके यहाँ पे, सांद्र KCl आके यहाँ पे अगर अधिधारण हो रहा है, तो यहाँ पे सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। सांद्रता क्या होगी? सांद्रता अधिक होगी सतह पर। कहां पे? सतह पर। और स्थूल भाग में क्या होगी? स्थूल भाग में कम होगी सांद्रता। ठीक है ना? तो ये तो हो गया क्या? ये तो धनात्मक अधिशोषण हो गया। ये अधिशोषण तो कौन सा हो गया? पॉजिटिव, यानी धनात्मक अधिशोषण। अब अगर मैं इसी KCl को, इस KCl को मैं तनु ले लूं, इस KCl को क्या ले लूं? तनु। तनु मतलब KCl की क्वांटिटी बहुत कम है, विलय की क्वांटिटी बहुत कम है, KCl की मात्रा जो है बहुत कम रखी है, तो तनु विलयन हो गया। अब तनु विलयन आके यहाँ पे अधिधारण होगा तो इन कणों की संख्या क्या होगी? कम होगी। मतलब कि सांद्रता क्या है यहाँ पे? KCl की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। कहां पे? सतह पर। तो फिर आंतरिक भाग में यानी स्थूल भाग में सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। तो अंदर की तरफ ज्यादा हो गई और सतह पर कम हो गई, तो इस प्रकार का अधिशोषण ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है, अर्थात नेगेटिव। आगे बात समझ में? ठीक है, अगले पार्ट में, अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है अधिशोषण की क्रिया विधि, इसके कैसी क्रिया विधि होती है, क्यों होता है अधिशोषण की क्रिया, इसके अलावा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण आदि की बात करेंगे।